उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हमारा आज का नया टॉपिक है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो वित्तीय बाजार होता क्या है? वित्तीय बाजार जहां धन का प्रवाह यानी पूंजी का प्रवाह अधिक से कम की ओर होता है। वित्तीय बाजार वह बाजार जहां पूंजी का प्रवाह अधिक से कमी की ओर होता है, उसको बोलते हैं वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार के दो भाग होते हैं, एक होता है मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजी बाजार, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और हमने आपको मनी मार्केट आरबीआई के समय पढ़ा दिया था, तो आपको पढ़ना है सिर्फ पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। तो देखिए यहाँ पे अच्छे समझिएगा, ये जो डायग्राम है आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, ठीक है। मुद्रा बाजार में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मुद्रा बाजार जो होता है वो अल्पकालिक होता है। मुद्रा बाजार अल्पकालिक होता है, इसका नियामक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ तरलता अत्यधिक होती है, यानी ये अत्यधिक तरल होता है। अत्यधिक तरल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है जहां भी जो भी प्रतिभूति जारी होती है वो आसानी से नगद में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इसीलिए बोला गया अत्यधिक तरलता होती है यहाँ पे। इसकी प्रतिभूति कौन कौन सी है? जैसे कॉल मनी और नोटिस मनी, कोष पत्र हो गया, वाणिज्यिक प्रपत्र हो गया, जमा प्रमाण पत्र हो गया, साथ ही साथ हम देखते हैं रेपो और रिवर्स रेपो प्रतिभूतियां जो होती हैं, और वाणिज्यिक बिल्स। ये सब क्या है? इसकी प्रतिभूति है, किसकी? मुद्रा बाजार की प्रतिभूति है, ठीक है, जो अल्पकालिक है। और पूंजी बाजार हमने बताया ये दीर्घकालिक होता है। इसका नियामक कौन है? इसका नियामक सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसका नियामक है। मुद्रा बाजार की तुलना में जो पूंजी बाजार है वहां तरलता क्या होती है? कम होती है। इसकी प्रतिभूति जैसे शेयर या इक्विटी, बॉन्ड या डिवेंचर। बॉन्ड और डिवेंचर एक ही चीज होता है, थोड़ा अंतर होता है, आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है। क्लास कंटिन्यू जैसी पैरेलल चलेगी आपको बताते चलेंगे। तो इसकी जो प्रतिभूति है वो क्या है? शेयर या इक्विटी, बॉन्ड या डिवेंचर, डेरिवेटिव्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ हो गया, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेड फंड, ईटीएफ। ये क्या है? इसकी प्रतिभूतियां हैं। तो अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। हमने कहा हमने मुद्रा बाजार पढ़ लिया है, मनी मार्केट, हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिर्फ पूंजी बाजार, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि पूंजी बाजार क्या होता है, ठीक है। पूंजी बाजार वह बाजार होता है जहां धन या पूंजी का प्रवाह अधिक से कम की ओर होता है दीर्घकाल में, ठीक है। वही वित्तीय बाजार की डिफिनेशन है। अगर आपसे मुद्रा बाजार पूछ लिया जाए तो समयावधि बचाए मेंशन करनी होती है, यानी जब अगर मुद्रा बाजार पूछा जाएगा तो धन का प्रवाह यानी पूंजी का प्रवाह अधिक से कम की ओर अल्पकाल में। अगर आपसे पूंजी बाजार पूछ लिया जाए तो पूंजी का प्रवाह अधिक से कम की ओर दीर्घकाल में, ठीक है। तो पूंजी बाजार वह बाजार जहां पूंजी का प्रवाह अधिक से कम की ओर होता है दीर्घकाल में, उसे बोलते हैं पूंजी बाजार। अब हम पूंजी बाजार की प्रतिभूतियां जानते हैं, जैसे शेयर या इक्विटी, बॉन्ड या डिवेंचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शेयर या इक्विटी को। तो शेयर क्या है? शेयर को हम इक्विटी भी कहते हैं। इक्विटी मतलब समान भागीदारी, ठीक है, यानी किसी ने आपकी चीजों को ले लिया, शेयर ले लिया। शेयर लेने का मतलब होता है कि वह व्यक्ति अब उस चीज में हिस्सेदार हो गया, ठीक है। तो शेयर को हम इक्विटी भी कहते हैं। शेयर का अर्थ स्वामित्व से होता है, यानी अगर किसी निवेशक ने शेयर में निवेश किया तो वह कंपनी का स्वामी होता है। स्वामी मतलब उस कंपनी का वो भी अब हिस्सेदार हो गया, ठीक है। तो शेयर का अर्थ स्वामित्व से होता है। शेयर का अर्थ स्वामित्व से होता है, यानी शेयर में निवेश करने वाला क्या हो जाता है? शेयर धारक हो जाता है। शेयर में निवेश करने वाला शेयर धारक होता है। शेयर का अर्थ स्वामित्व से होता है। अगर स्वामित्व से इसका अर्थ है तो यानी जो शेयर में निवेश कर रहा है उसको कंपनी में मत देने का भी अधिकार होगा। बिल्कुल, शेयर धारक को कंपनी में मत देने का भी अधिकार होगा। अगर वो स्वामी है तो इसका मतलब वो जो लाभ कंपनी अर्जित करेगी उसमें भी उसका हिस्सा होगा। बिल्कुल, शेयर धारक जो होता है कंपनी के लाभांश में अपना हिस्सा रखता है, यानी कंपनी के लाभांश जो लाभ अर्जित करता है उसको वो भी प्राप्त करता है। किस पर? अंकित मूल्य पर। शेयर धारक जो लाभ प्राप्त करता है कंपनी से, किस पर प्राप्त करता है? अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कंपनी शेयर जारी करती है। मान लीजिए कोई सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी हो और मैंने इस पे 100 रुपए लिखकर जारी कर दिया, तो जिस मूल्य पे मैंने लिखकर जारी किया यही क्या हुआ? मेरा अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कंपनी अपने शेयर को जारी करती है। पहले 2018 से पहले क्या होता था? जो कंपनी होती थी, अब ध्यान से सुनिएगा यह बात, ये बेसिक है, अगर आप इसको समझेंगे तो आगे नहीं समझ पाएंगे फिर चीजों को, ठीक है। तो होता क्या था कि जब कोई कंपनी कोई लाभ अर्जित करती थी तो उसके लाभांश पर एक कर लगता था जिसको बोलते थे डीडीटी, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड यानी लाभांश वितरण कर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था। ये कैसे लगता था? सपोज आप कोई
कोई कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, आपने लाभ अर्जित किया, ठीक है, अब आपको अपने शेयर धारकों को बांटना है। मान लीजिए आपको अपने किसी शेयर धारक को 100 रुपए अब देना है, ठीक है, अब 100 रुपए देना है, लेकिन उस पर क्या लग रहा है, डीडीटी लग रहा है, लाभ वितरण कर लग रहा है। तो आप उसको 100 रुपए और लाभ वितरण कर है मान लीजिए 10% है, ठीक है, 10% का मतलब 100 में से 10 रुपए। तो आप क्या करेंगे, आपका जो शेयर धारक होगा जिसने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, अगर आपको उसको 100 रुपए देना है तो आप उस 100 रुपए में से उसके 10 रुपए काट लेंगे और उसको कितना पे करेंगे, 90 रुपए पे करेंगे। अब जो आपका शेयर धारक जो 90 रुपए प्राप्त किया, क्या सरकार अब उस पर फिर से कर लगा सकती है? नहीं। अब जो वो लाभ प्राप्त कर चुका है वो क्या हो गया, कर मुक्त हो गया, क्योंकि इसके लिए उसने पहले ही कर चुका दिया है। तो यह एक प्रकार का क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। कैसा कर है, एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। याद रखिएगा 2018 से पहले जो लाभांश होता था उस पे जो टैक्स लगता था, जो कर लगता था, उसको डीडीटी बोलते थे, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लाभांश वितरण कर। लाभांश वितरण कर चुका देने के बाद कोई भी जो शेयर धारक होता है वो कर मुक्त हो जाता था, उसको कर नहीं चुकाना पड़ता था अपने लाभांश का। लेकिन 2018 में सरकार ने इसको खत्म कर दिया, बोला नहीं भाई कंपनी नहीं चुकाएगी। अब आप अपने लाभांश का वितरण अपने शेयर धारकों को करो और उसके बाद हम डायरेक्ट शेयर धारकों से उनके कर में, यानी जो उनका आय होगी, उनके आय और लाभ में दोनों में एक साथ अपना टैक्स वसूलेंगे, ठीक है। तो 2018 के बाद डीडीटी को खत्म कर दिया गया। अब सरकार द्वारा इसे प्रत्यक्ष रूप में शेयर धारक होते हैं उनसे प्रत्यक्ष रूप में अब क्या लिया जा रहा है, टैक्स या कर लिया जा रहा है, ठीक है। जो शेयर होता है वो कंपनी पर किसी भी प्रकार की देयता सृजित नहीं करती है। देयता सृजित करने का क्या मतलब है, देयता यानी ऋण सृजित नहीं करती। यानी अगर किसी कंपनी में निवेशकों ने निवेश किया है, यानी उन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो कंपनी उन्हें जो लाभ है, जो उसका जो जैसे बॉन्ड में कूपन और ब्याज होता है ना, उसका प्रतिफल वो देने के लिए बाध्य होती है, गारंटी युक्त होता है। यहां वो गारंटी युक्त नहीं होता। यानी जो शेयर धारक होते हैं, वो शेयर धारक जो हैं वो निवेश तो करेंगे शेयर में, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो शेयर धारक है निवेश करेंगे, लेकिन वो देयता सृजित नहीं कर सकते। यानी कंपनी किसी भी प्रकार की देयता सृजित नहीं करती, यानी ऋण सृजित नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहां वो ब्याज नहीं चुकाती है, क्योंकि जो निवेशक है वो कंपनी के स्वामी ही तो हुए। आपने कंपनी के शेयर खरीदे तो आप कंपनी के शेयर खरीदे तो आप कंपनी के स्वामी हुए, इसीलिए आप यहां किसी भी प्रकार की देयता सृजित नहीं कर रहे हैं। यानी कंपनी देयता सृजित नहीं करती, ऋण सृजित नहीं करता कंपनी पर। क्या? शेयर कंपनी पर ऋण सृजित नहीं करता। याद रखिएगा कि कंपनी पर कोई देयता सृजित नहीं करती शेयर। तो अब शेयर के भी प्रकार होते हैं। शेयर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? याद रखिएगा शेयर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है वरीयता शेयर, वरीयता प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा होता है समता शेयर, इक्विटी शेयर। पहला है वरीयता प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस, दूसरा है समता शेयर, इक्विटी शेयर। अब ये दोनों क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक ही में दोनों की डेफिनेशन है। मान लीजिए कि मैं कोई कंपनी हूं, ठीक है, मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, और मैंने अपनी कंपनी से शेयर निकाले, ठीक है, कि भाई लोग निवेश करें, मैंने अपने शेयर जारी किए, मैंने 100 शेयर निकाले। ध्यान से सुनिएगा, मैंने 100 शेयर निकाले और उस 100 में से मैंने 10 शेयर अलग कर दिए, ये 10 शेयर अलग कर दिए, बाकी 90 शेयर अलग कर दिए। तो इन 10 शेयरों को मैंने बोला ये वरीयता शेयर है। वरीयता मतलब इनका रेट मैंने अलग रख दिया, यानी एक शेयर का मूल्य 50 है और यहां एक शेयर का मूल्य 10 है। अब ये जो वरीयता शेयर जो कोई खरीदेगा, जो वरीयता शेयर खरीदेगा वो वरीयता शेयर धारक हो जाएंगे, और जो शेष जो बच रहा है 90 शेयर, ये इनको जो खरीदेगा वो कौन होंगे? समता शेयर धारक होंगे, ठीक है। तो दोनों में फिर अंतर क्या है? इसका मूल्य ज्यादा है, इसका मूल्य मैं कम रखूंगी, इसका मूल्य मैं ज्यादा रखूंगी, तो लोग शेयर तो मैंने ही जारी किए दोनों कंपनी के निवेश करने के लिए, दोनों ही शेयर धारक हुए, तो फिर लोग 10 वाला शेयर ना खरीद के इसको क्यों खरीदना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप वरीयता शेयर खरीदते हैं तो आपको कुछ वरीयताएं दी जाती हैं। अगर हम वरीयता शेयर और समता शेयर दोनों में अंतर करें कि दोनों में फिर क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर होते हैं। जैसे अगर आप वरीयता शेयर खरीदते हैं तो कंपनी यदि दिवाला होती है, हमने आपको दिवालापन सब बता दिया था, ठीक है, यहां हम आपको सिर्फ टू की द पॉइंट बताएंगे। तो यदि कंपनी दिवालिया होती है तो दिवालिया होने की स्थिति में सबसे पहले आपको भुगतान किया जाएगा, ठीक है, जो वरीयता शेयर है, शेयर धारक है। दूसरी बात, अगर कंपनी लाभ अर्जित करती है तो उस लाभ का जो लाभांश है सबसे पहले वरीयता शेयर धारकों को दिया जाएगा। अब ऐसा अगर इतनी सारी प्रेफरेंसेस है फिर तो लोग वरीयता शेयर को खरीदेंगे, इसमें रिस्क भी नहीं है। लेकिन वरीयता शेयर धारक को कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता, कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता किसे? वरीयता शेयर धारकों को। याद रखिएगा, केवल समता शेयर धारक ही कंपनी में मत देने का अधिकार रखते हैं। यही कारण है कि जो वरीयता शेयर है
जो वरीयता शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, उसको अर्ध ऋण कहा जाता है, क्वासी डेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ कुछ बॉन्ड जैसा गुण रखती है। बॉन्ड का गुण क्या है? बॉन्ड का जो प्रतिफल होता है वो गारंटी युक्त होता है। बॉन्ड का प्रतिफल गारंटी युक्त होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बॉन्ड जो होता है, जो बॉन्ड में जो लोग निवेश करते हैं उन्हें कंपनी के स्वामी नहीं कहा जाता, यानी वो मत देने का अधिकार नहीं रखते। वैसे ही वरिष्ठ शेयर धारक भी कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं रखते। और साथ ही साथ हमने क्या बोला, यहाँ जो प्रतिफल होता है वो कैसा होता है? गारंटी युक्त होता है। तो अगर कोई कंपनी है, अगर वो लगातार 2 साल नुकसान में चल रही है, 2 साल लगातार नुकसान में चल रही है, तो वरीयता शेयर धारक को कब धन मिलेगा? वो कंपनी तो नुकसान में जा रही है। और शेयर की खासियत है कि अगर कंपनी नुकसान में है तो फिर उसका लाभांश, जब लाभ में होगी तभी तो लाभांश मिलेगा। कंपनी नुकसान में है तो कैसे लाभ मिलेगा? तो फिर धन डूब जाएगा। नहीं, याद रखिएगा, अगर कंपनी 1 साल नुकसान में है, दूसरे साल नुकसान में है, तीसरे साल नुकसान में है, किसी साल अगर वो लाभ में आती है, किसी साल कंपनी लाभ अर्जित करती है, तो कंपनी सबसे पहले वरीयता शेयर धारकों को लाभ का वितरण करेगी। साथ ही साथ पूर्व में, यानी पहला सपोज 3 साल नुकसान में थी तो उस 3 साल का भी वो चुकाया करेगी, बकाया करेगी। याद रखिएगा, पहले का भी वो बकाया करेगी, पहले का भी जो लाभ था उसको भी चुकाएगी अगर कंपनी किसी भी साल लाभ अर्जित करती है। यही खासियत होती है वरीयता शेयर धारक में और क्षमता शेयर धारक में। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है दोनों में। तो सबसे बेस्ट क्या है, अब आप लोग देखिएगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं बॉन्ड या डिवेंचर क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड या डिवेंचर। बॉन्ड या डिवेंचर क्या होता है? एक प्रकार का ऋण प्रपत्र होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉन्ड या डिवेंचर एक प्रकार का ऋण प्रपत्र होता है जो कोई कंपनी जो बाजार से उधार लेने के लिए जारी करती है। यानी अगर किसी कंपनी को ऋण लेना होगा, उधार लेना होता है, तो वो बॉन्ड जारी करती है। ठीक है, और बॉन्ड में जो निवेश करते हैं, बॉन्ड या डिवेंचर में जो निवेश करते हैं, धन लगाते हैं, यानी जो बॉन्ड को खरीदते हैं, वो क्या होते हैं आपके? वो बॉन्ड या डिवेंचर धारक होते हैं। बॉन्ड या डिवेंचर धारक लेनदार होते हैं कंपनी के क्या होते हैं? लेनदार होते हैं, यानी उन्हें ब्याज या कूपन प्राप्त होता है जो गारंटी युक्त होता है। यानी अगर आप बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं और जिस दर से ब्याज या कूपन देने की बात कही गई है, लिखा गया है उसमें, उसी दर से आपको ब्याज या कूपन मिलेगा। तो बॉन्ड में जो ब्याज और कूपन होता है वो कैसा होता है? गारंटी युक्त होता है। और बॉन्ड या डिवेंचर धारक लेनदार होते हैं। लेनदार है इसका मतलब उन्हें कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो स्वामी नहीं होते, वो लेनदार होते। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपने बैंक में धन जमा किया, एक तरह से बैंक ने आपसे धन लिया, है ना? तो बैंक ने आपसे धन लिया, आपने अपना पैसा बैंक में जमा किया। अब पहले से बैंक बता रहा है कि आपको इतने % ब्याज मिलेगा, ये तो तय है कि आपको ब्याज आपका गारंटी युक्त हो गया। ठीक है, आपको एग्जांपल हम दे रहे हैं क्योंकि आप बैंक में आना जाना सबका रहता है। बॉन्ड शेयर मार्केट से बहुत कम लोग ना आता है, इसलिए आप आसानी से समझ जाए, इसलिए बता दूं। ठीक है, तो आपने अपना धन बैंक में जमा किया, बैंक उस पर ब्याज आपको देगी, तो आप क्या हुए? आप लेनदार हुए। और बैंक इसमें क्या हो रहा है? बैंक क्या हो रही है? देयता सृजित हो रही है और आप लेनदार हुए, आप ले रहे हैं, है ना, ब्याज या कूपन बैंक से, आपने जो धन जमा किया उसके बदले में। तो ये बैंक की क्या है? देयता है। बैंक जो आपका धन जमा करवा लेता है वो बैंक की देयता होती है, यानी यह ऋण सृजित करता है। ठीक है, वैसे ही जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? ऋण सृजित करता है, यह देयता होता है। ठीक है, तो जो बॉन्ड धारक होते हैं वो लेनदार होते हैं, स्वामी नहीं होते। यही कारण है कि उन्हें कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये बॉन्ड हुआ। तो बॉन्ड और डिबेंचर में अंतर क्या है? याद रखिएगा, जब सरकार या सरकारी निकाय द्वारा जो जारी किया जाता है उधार लेने के लिए प्रतिभूति, उसको बोलते हैं बॉन्ड। हमेशा याद रखिएगा, सरकार या सरकारी निकाय द्वारा हमेशा बॉन्ड जारी किया जाता है। सरकार या सरकारी निकाय द्वारा हमेशा बॉन्ड जारी किया जाता है, जबकि निजी कंपनियों द्वारा बॉन्ड या डिबेंचर दोनों जारी किया जाता है। तो फिर बॉन्ड और डिबेंचर में अंतर क्या है? जो बॉन्ड होता है वहां जोखिम कम होता है, बॉन्ड में जोखिम कम होता है, वहीं डिबेंचर में जोखिम ज्यादा होता है। तो फिर प्रतिफल किसमें ज्यादा होता है? ऑब्वियसली एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां जोखिम ज्यादा वहां प्रतिफल ज्यादा, जहां रिस्क है ज्यादा वहां रिटर्न ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा रिटर्न कहां होगा? डिबेंचर में। याद रखिएगा, डिबेंचर में प्रतिफल ज्यादा होता है कंपैरिजन टू बॉन्ड के। तो ये आपका हुआ बॉन्ड या डिबेंचर। अब हम समझते हैं बॉन्ड या डिबेंचर तथा शेयर या इक्विटी में अंतर क्या है। बॉन्ड या डिबेंचर या शेयर या इक्विटी में दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, पहली बात, बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड में जोखिम कम होता है, बॉन्ड सुरक्षित होता है, बॉन्ड या डिबेंचर सुरक्षित होता है, पहली बात। दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि बॉन्ड का जो प्रतिफल होता है, जो ब्याज होता है, वो गारंटी युक्त होता है।
बॉन्ड की जो अवधि होती है वो भी क्या होती है, निश्चित होती है। और शेयर की ये तीनों ही खासियतें नहीं होती हैं। बॉन्ड की तीन खासियत जो है वो शेयर की नहीं होती है। पहला, बॉन्ड की खासियत है कि बॉन्ड सुरक्षित होता है, बॉन्ड या डिवेंचर सुरक्षित होता है, प्रतिफल गारंटी युक्त होता है बॉन्ड या डिवेंचर का, और इसकी जो रिटर्न है वो भी क्या होती है, उसकी अवधि भी क्या होती है, बॉन्ड या जो डिवेंचर होता है उसकी जो अवधि होती है वो भी क्या होती है, निश्चित होता है, एक निश्चित समय अवधि के लिए जारी होता है। जबकि शेयर की तीनों विशेषताएं नहीं होती हैं। नहीं होती है इसका क्या मतलब है, मतलब शेयर में रिस्क होता है। दूसरा, शेयर का प्रतिफल गारंटी युक्त नहीं होता है, यानी शेयर में आपको लाभांश तभी मिलता है जब लाभ कमाए कंपनी। अगर कंपनी हानि में है, नुकसान में है तो नहीं मिलेगा, यानी गारंटी युक्त नहीं है। अवधि भी निश्चित नहीं है, क्या पता नेक्स्ट ईयर कंपनी लॉस में चली जाए, और लॉस में गई तो फिर कहां मिलेगा, तो अवधि भी इसकी निश्चित नहीं है। यानी जो बॉन्ड की जो तीन मुख्य विशेषताएं हैं वो शेयर की नहीं होती हैं। और हम देखते हैं कि जो शेयर होता है, यानी जो शेयर होता है वो कंपनी की शेयर कंपनी पर देयता सृजित नहीं करता। शेयर कंपनी पर देयता सृजित नहीं करता, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो शेयर धारक होते हैं, अगर शेयर किसी ने खरीदा तो कंपनी उसको चुकाने के लिए, उसका जो रिटर्न है वो देने के लिए बाध्य नहीं होती है, उसका ब्याज जो उसका लाभ है देने के लिए बाध्य नहीं है अगर कंपनी लाभ में नहीं है। लेकिन अगर कंपनी डूब भी जाए तो भी बॉन्ड धारकों को तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो शेयर होती है वो कंपनी पर देयता सृजित नहीं करती है, वहीं बॉन्ड कंपनी पर देयता सृजित करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो शेयर धारक होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं, वहीं जो बॉन्ड धारक होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं, ठीक है, लेनदार होते हैं। शेयर धारकों को कंपनी में मत देने का अधिकार होता है, वहीं बॉन्ड धारकों को कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो मान लीजिए कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, उस स्थिति में क्या होगा, अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है तो सबसे पहले भुगतान किसको करना होगा, बॉन्ड धारक। ये है हमारी बॉन्ड और शेयर में बेसिक मूलभूत डिफरेंसेस। अब अगर भुगतान के क्रम में हम बात करें, भुगतान के क्रम में बात करें कि कोई कंपनी सबसे पहले किसको भुगतान करेगी, तो याद रखिएगा ये क्रम हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले कंपनी बॉन्ड या डिवेंचर धारक को भुगतान करेगी, दूसरे नंबर पे किसे करेगी, वरीयता शेयर धारकों को। हमने शेयर के दो प्रकार पढ़े ना, एक वरीयता शेयर और एक समता शेयर। तो सबसे पहले कंपनी किसे भुगतान करेगी, बॉन्ड या डिवेंचर धारकों को, फिर वरीयता शेयर धारकों को, फिर समता शेयर धारकों को क्या करेगी, भुगतान करेगी, ठीक है। आई होप आपको इतनी समझ में आई होगी बात। पूंजी बाजार, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, उसके दो भाग हम पढ़ रहे हैं। हम पूंजी बाजार पढ़े कि पूंजी बाजार क्या है। पूंजी बाजार को हमने क्या किया, पूंजी बाजार के बारे में हमने जाना कि दीर्घकालिक होता है, इसका नियामक शेयर भी होता है, ठीक है। साथ ही साथ हमने इसकी प्रतिभूतियां देखी। प्रतिभूतियों में हमने अभी पढ़ा शेयर क्या होता है, बॉन्ड तथा डिवेंचर क्या होता है, उन दोनों में अंतर क्या होता है। मुझे लगता है आपको यहां तक समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो फिर से सुनिएगा, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे पूंजी बाजार के भाग, ठीक है। पूंजी बाजार के दो भाग जो है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, इनको समझेंगे और क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।